हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर प्रकाश कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आज मैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं और इस बेसिक केमिस्ट्री में अपना पहला टॉपिक है एटम। तो चलिए देखते हैं एटम क्या होता है। It is the smallest particle of matter which participates in a chemical reaction and does not loses its देखिए क्या लिखे हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which participates in a chemical reaction and does not lose its identity। एटम क्या होता है? एटम किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा टुकड़ा को बोला गया है और एटम जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इंडिविजुअल, मतलब सबसे छोटा टुकड़ा, अनकटेबल, जिसको और अधिक छोटा टुकड़ा में हम कट नहीं कर सकते। तो एटम सबसे पहला बात तो एटम सबसे छोटा टुकड़ा है और दूसरी बात कि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के दौरान अपनी आइडेंटिटी को ये लूज नहीं करता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो ये रहा अपना केमिकल रिएक्शन H2 प्लस O2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और ये फॉर्मेशन करता है क्या चीज का रिएक्शन करने के बाद? H2O का, वाटर के मॉलिक्यूल का। अगर अपना लोग इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करें, बैलेंसिंग में से आप लोगों को आगे बताऊंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ मॉलिक्यूल। देखिए बैलेंस करने का मतलब क्या होता है कि ये जो एरो का साइन है, इस एरो के साइन से इस मतलब लेफ्ट साइड जितना नंबर ऑफ एटम है, इस एरो के राइट साइड में उतना ही नंबर ऑफ एटम होना चाहिए। बैलेंसिंग का यही मतलब होता है कि एरो के लेफ्ट साइड में जितना टोटल नंबर ऑफ एटम है, राइट साइड में भी उतना ही होना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पे H2 का 2 एटम, यहाँ पर भी 2 एटम, O2 का 2 है लेकिन उसका आधा, एक ही हुआ, यहाँ पर भी एक है, तो बैलेंस है। तो चलिए इसको देखते हैं कि यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन किया तो क्या बनाया है? वाटर का मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक। और यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में ये बॉन्ड देखें तो यहाँ पर होता है ये सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड देखें तो ये होता है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पर होता है सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो इस साइड है, इस साइड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। क्या हुआ होगा यहाँ पे? सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हुआ होगा इसमें ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पहले टूटा होगा, नहीं, ये पहले यहाँ से ब्रेक किया होगा, ये भी ब्रेक किया होगा, नहीं, और ब्रेक करने के बाद ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया। दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन है, मतलब ये हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्डिंग है वो पहले ब्रेक हुआ होगा, ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हुआ होगा, और फिर नया बॉन्ड बन गया किसके बीच में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। इसका मतलब क्या यहाँ पे अपना लोग देख पा रहे हैं कि ये दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होती है, मॉलिक्यूल हुआ, लेकिन यही जब ब्रेक कर गया तो ये किसके फॉर्म में आ गया? एटम के फॉर्म में। ये भी एटम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
अब ये एटम आपस में बॉन्ड बना लिया नहीं, तो मतलब यही हम यहाँ पे आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि एटम ही केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। पहला बात। दूसरा देखिए यहाँ पर एक और चीज है कि डज नॉट लूजेज इट्स आइडेंटिटी, ये अपना आइडेंटिटी को नहीं खोता। इसका क्या मतलब होता है, तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो सॉरी ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है क्या ये इस साइड जा करके नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हाइड्रोजन इस साइड भी हाइड्रोजन ही है, किसी दूसरे एटम में तो कन्वर्ट हुआ नहीं है। तो यही कहने का मतलब है कि ये अपना आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। दूसरा बात, क्या ऑक्सीजन कुछ और चीज में कन्वर्ट हो गया है? नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है इस साइड में। नहीं, तो कोई भी एटम रिएक्शन के दौरान अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। उसका जो भी आइडेंटिटी है, मतलब एटम किसी और एटम में कन्वर्ट नहीं होता, एटम उसी एटम में रहता। बस होता क्या है कि पहले जिसके जिसके बीच में बॉन्ड था वो बॉन्ड टूट गया, वो बॉन्ड टूटने के बाद नया बॉन्ड बना। पहले यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड था नहीं, और उसके बाद रिएक्शन जब हुआ तो क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया और नया बॉन्ड बना। क्या बना? नया बॉन्ड बना। किसके बीच में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में नया बॉन्ड बना। ठीक, तो यही हुआ, पहले मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, टूटा, एटम के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और वो एटम फिर से नया बॉन्डिंग बना करके फिर से नया मॉलिक्यूल बना। नहीं, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। इसको आप लोग लिखिए। लिख लिए होंगे? ठीक है, मिटा दे। ओके, नहीं लिखे हैं तो आप पॉज करके लिख लीजिए, फिर मिटा देते हैं। आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। चलिए ठीक, मिटा दे। ओके, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। चलिए चलिए इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, और एक नया ये देखिए नया चीज है कि एटम्स है, एटम्स हैव नो क्या लिखे हैं, एटम्स हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब एटम जो होता है इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब ये स्वतंत्र नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि एटम जो होता है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि इट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। इसका ऐसे समझ सकते हैं, ये क्या होता है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, मतलब ये स्वतंत्र अवस्था में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कैसे करता है? इट एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट, मतलब ये हमेशा किसी न किसी के साथ कंबाइन होके रहता है, चाहे वो खुद के एटम के साथ कंबाइन हो या किसी और एटम के साथ कंबाइन हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं H2, यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन एलिमेंट का दो एटम आपस में कंबाइन हो गया है और फिर ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं H2 गैस, ये गैसियस फॉर्म में रहता है। ठीक है, दूसरा O2 गैस, यहाँ पर ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसका दो एटम आपस में कंबाइन होकर फ्री स्टेट में तब एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सॉरी,
तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम आपस में कंबाइन किया और तब जाके ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट किया। ठीक, ऐसे और एग्जांपल देख लीजिए आप। CO2 यहाँ पर क्या है कि एक एटम कार्बन का और 2 ऑक्सीजन एटम का, ये आपस में कंबाइन है और उसके बाद ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए, तो मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब एक और देखिए, आप बोलेगा ये सर आयरन नहीं, ये तो सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। क्या ये सच में सिंगल एटम है? सोचिए, ये सिंगल एटम है? नहीं, यहाँ पर ये सिंगल एटम नहीं है। ये जो आयरन मेटल है, क्या है? आयरन मेटल है, ये सिंगल एटम नहीं है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और आप जानते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में जो है आयरन, यहाँ पर कोई भी आयरन का एक रॉड ले लीजिए, मान लीजिए आयरन का रॉड है, तो यहाँ पर आयरन का एक एटम नहीं है, इसमें आयरन का बहुत सारा एटम आपस में कंबाइन है, तब जाके वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पर जो आयरन क्या है? मेटल है। कोई भी मेटल वो जो उसका जो एटम आपस में कंबाइन होता है, उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपने लोग क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। यहाँ पर आयरन भी, आयरन का ये सिंगल एटम नहीं, यहाँ पे आयरन का बहुत सारा एटम है। ये जो आयरन का रॉड है, इस आयरन के रॉड में आयरन का बहुत सारा एटम है, बहुत सारा। सिंगल एटम ये नहीं। ठीक, चलिए देखिए आप लोग इसको। चलिए मिटा जाए। ओके, नहीं लिखे तो आप लोग करके लिख लीजिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि ये एटम जो होता है ना, ये पहले एटम के बारे में पहले ये माना जाता था कि ये क्या होता है, ये इंडिविजुअल होता है। पहले माना जाता था, लेकिन अभी तो अपना लोग जानते हैं कि इसका भी मतलब ये भी क्या होता है? मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। नहीं, अभी अपना लोग क्या जानते हैं कि ये भी एटम भी कुछ पार्टिकल से मिलकर बना होता है। नहीं, और वो पार्टिकल है कौन कौन? तो वो पार्टिकल है पहला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसको अपना लोग क्या बोलते हैं? इन सबको अपना लोग एक साथ क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल या फिर पार्ट। नहीं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अभी मतलब ये अब अपना लोग जानते हैं कि एटम जो होता है कुछ पार्टिकल से बना होता है, और वो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये अभी आप लोग को ये बस 3 पार्टिकल के बारे में पता है कि एटम सिर्फ इस तीनों पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसा नहीं है, आप लोग को क्लास 10th में यही पढ़ना है कि ये 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब जब आप आगे जाइएगा, जब आप क्लास 12th में चले जाइएगा, 11th में 12th में चले जाइएगा, तो वहाँ पे आपको कुछ और पार्टिकल के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, ये सब आप लोग पढ़िएगा। वो 11th 12th, अभी उसको याद नहीं रखना है।
अभी बस ये याद रखना है कि एटम किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अभी अपना लोगों ने क्या क्या देखा कि एटम क्या होता है, फिर उसके बाद क्या देखे कि एटम कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर के बने होते हैं, नहीं, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या सब है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी में अब सॉरी, अब अपना लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब उस स्ट्रक्चर में अपना लोग ये देखेंगे कि एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए तो स्ट्रक्चर बनाते हैं एटम का पहले। चलिए इतना सही नहीं बना, थोड़ा सा इधर। ठीक, तो इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, ये इसको क्या बोलते हैं अपना लोग, न्यूक्लियस। ठीक है, और ये क्या है, ये और ये सब क्या है, ऑर्बिट। ऑर्बिट का है दूसरा नाम है क्या चीज से, और क्या नाम है, एनर्जी। ठीक है, तो चलिए ये न्यूक्लियस क्या होता है, आप देख रहे हैं कि ये जो एटम का, पहले एटम का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। ठीक है, एटम का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। और इस एटम के सेंटर पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, और ये एटम के रिस्पेक्ट में ये स्पेस क्या है, बहुत ही छोटा है। तो हम न्यूक्लियस के बारे में क्या लिखेंगे, टीनी स्पेस present at the center of an atom। क्या बोले, टीनी स्पेस, बहुत ही छोटा सा स्पेस जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, एटम के सेंटर में। ठीक, एट विच मोस्ट मास एंड पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में अपने लोगों को क्या पता चला कि एक बहुत ही एटम के अंदर, एटम के सेंटर में बहुत ही छोटा सा स्पेस है जहां पर कि पॉजिटिव चार्ज होता है और मोस्ट मास होता है, मतलब लगभग एटम का जितना भी मास होता है, सारा का सारा मास न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा बात कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट कौन कौन होता है, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर present at the center of atom। और ये एटम का जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं अपना लोग, न्यूक्लियस। ठीक है, प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस। ठीक है, और एक बात यहाँ पर जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली एक साथ क्या बोलते हैं पता है, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो अभी अपना लोगों को क्या क्या पता चला कि एटम के सेंटर को, ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस में कैसा प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, और उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपना लोग एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन चीज प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या सब प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है,
अब चलिए ये देखते हैं कि ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है। ऑर्बिट सॉरी, ऑर्बिट क्या होता है, तो ये क्या होता है, आप यहाँ पे देखें तो सही से, ये क्या है, सर्कुलर पाथ है, ठीक, ये क्या है, सर्कुलर पाथ है। न्यूक्लियस के चार न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या है, सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऑर्बिट को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द सर्कुलर पाथ, इट इज द सर्कुलर पाथ on which electrons revolve। इसके बारे में क्या बोलेंगे, इट इज द सर्कुलर पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। इससे अपना लोग को दो बात पता चलता है, एक तो ये कि ऑर्बिट क्या होता है, सर्कुलर होता है, दूसरा कि इस ऑर्बिट पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इस ऑर्बिट पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। क्या सब पता चला कि, देखिए अभी फिर से देखते हैं क्या सब पता चला। पहला बात तो एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक। दूसरा कि एटम के सेंटर को, एटम के सेंटर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक। और न्यूक्लियस क्या है, एटम के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा सा स्पेस है, ठीक। और जहां पर जिस स्पेस में, मतलब उस न्यूक्लियस में क्या सब प्रेजेंट होता है, बताइए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपना लोग एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। चलिए अब आगे, ये ऑर्बिट के बारे में अपना लोग क्या देखें कि ये क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पाथ होता है और उस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जैसे अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये अगर हम इसको बोल दें कि ये न्यूक्लियस है तो ऑर्बिट क्या होगा, ऐसे ये सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ, ये सब क्या होगा, ऑर्बिट होगा, ठीक। और ऑर्बिट पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करेगा, ठीक है। चलिए आप लोग लिखिए इसको, चलिए लिख लिया है, मिटा दें, ओके, चलिए मिटा रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ऑर्बिट के बारे में आप लोग क्या देखें कि ये एक सर्कुलर पाथ होता है और उस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब देखिए ऑर्बिट तो यहाँ पर ढेर सारे हैं ये न्यूक्लियस है, ये भी ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है, और भी हो सकता है, और भी हो सकता है। तो फिर आप सब ऑर्बिट है, इतना सारा ऑर्बिट है तो सबका कुछ ना कुछ तो नाम होगा, ठीक। तो क्या लिखेंगे कि ऑर्बिट is denoted by कैपिटल में, ठीक है, के एल एम एन, ठीक है। यहां पर इतना सारा ऑर्बिट है, उसमें से के किसको बोलेंगे, एल किसको बोलेंगे, एम एन किसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये अपना लोग यहाँ से देखेंगे न्यूक्लियस के सबसे नजदीक, ठीक है, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक ये वाला है, तो जो सबसे नजदीक है उसको अपना लोग के बोलेंगे, मतलब न्यूक्लियस के पहले नंबर पे जो है उसको के बोलेंगे, फिर न्यूक्लियस के दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे जो है उसको एल बोलेंगे, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस से जो पहला नंबर पे है वो उसको हम क्या बोलेंगे, के, उसके लिए क्या, और जैसे देखिए यहाँ पे एन, एन बराबर 1, जो न्यूक्लियस से पहला नंबर होगा उसको लिए हम एन का वैल्यू 1 लेंगे, तो पहला नंबर पे है कौन, के, ठीक। न्यूक्लियस से दूसरे नंबर पे कौन है, एन, न्यूक्लियस से तीसरे नंबर पे कौन है, एन, न्यूक्लियस से चौथे नंबर पे कौन है, एन। इसी तरह ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
ऑर्बिट को अभी अपना लोग डिनोट कर दिए, ऑर्बिट को नाम दे दिए। अब जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है तो अब अपना लोग को ये भी जानना पड़ेगा कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है, उस फार्मूला को देखते हैं अपना लोग। पहले इसको मिटा दे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं कि ऐसे देख सकते हैं कि इस ऑर्बिट को अपना लोग के बोले, इसको एल, इसको एम, इसको एन, इसको ओ और इसको इस तरह से बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा बात देखते हैं कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। मैक्सिमम किसी भी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, present in any orbit। किसी भी ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना के बराबर होगा, तो वो होगा आपको 2n² के बराबर। ठीक है, इस वैल्यू के बराबर किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। यहाँ पर ये n क्या है, तो ये n बताता है आपको क्या चीज को, ऑर्बिट नंबर को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं k के लिए n का वैल्यू 1, l के लिए n का वैल्यू 2, m के लिए n का वैल्यू 3, n के लिए n का वैल्यू 4। यहाँ पर ये कैपिटल n है और ये स्मॉल है। ठीक है, चलिए अब अपना लोग इस फॉर्मूला के बेसिस पे देखते हैं कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें। नहीं लिखा तो आप लोग के लिख लीजिए। ओके, मिटा रहे हैं। बनाइए ऑर्बिट, ऑर्बिट, ऑर्बिट नंबर और ठीक है, ऑर्बिट, ठीक है, फिर ऑर्बिट नंबर और उस ऑर्बिट में पाया जाने वाला मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो ऑर्बिट कौन कौन है आपके पास, के, एल, एम, एन, ओ से बढ़ते रहेगा। के कौन सा ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक वाला ऑर्बिट, तो उसके लिए हम एन का वैल्यू क्या लिखेंगे 1, एन उसके बाद वाला तो एन का वैल्यू फिर आगे नहीं, एन उसके बाद वाला तो एन का वैल्यू 3, एन उसके बाद वाला तो एन का वैल्यू 4 और ये उसके बाद वाला तो क्या होगा इसका वैल्यू, इसके लिए एन का वैल्यू क्या होगा 5। अब देखिए इस फॉर्मूला को अपना लोग को पुट करना है इसको और पता करना है कितना इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये उम्मीद करते आप लोग कर लीजिएगा। चलिए करके दिखा देते हैं। 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर 9 कितना हो जाएगा 18। चलिए 2 और n का वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा 50। चलिए ये आप लोग करके दिखाइए तो p नहीं n का वैल्यू 6, तो ये आप लोग बताइए तो कितना होगा वैल्यू। चलिए लिखिए भी आप लोग, लिख भी लीजिए। चलिए आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, मिटा दें।